नमस्कार दोस्तों। हर कोई शामिल था मेरे खिलाफ साजिश में, मुझे किसी से नहीं कोई शिकवा ठहरा। ये लोग समझते हैं जाने क्या क्या न उसे, पर वो तो बस उसका खैर ख्वाह ठहरा। कमोबेश यही हालात हैं और आज मैं जिक्र करूंगा कि पिछले 8 साल या हम कहें पिछले एक दशक इकलौती रैली जो जनता को लेकर के हो रही है, किसी चुनाव को लेकर के नहीं हो रहा है, जनता की समस्याओं को लेकर के हो रही है, वो है राहुल गांधी की जो है रैली है। तो राहुल गांधी की हल्ला बोल रैली में जो था वो क्या कि वो पहली बार बेरोजगारी को लेके, महंगाई को लेके रैली हुई, न कि किसी चुनावी सभा को लेकर के और चुनावी वोट मांगने के लिए। आपको याद होगा 2012-13 में नरेंद्र मोदी रैली किया करते थे और उस दौरान जो रैली थी वो राजनीतिक थी, वो प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट बनाए गए थे और उसके बाद रैली करते। अरसे से आपने नहीं सुना होगा कि किसी भी दल ने, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कोई राष्ट्रीय के अलावा रीजनल दल हो, किसी ने भी एक भी रैली महंगाई, बेरोजगारी और जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर हर रैली सिर्फ चुनाव की। तो पहली रैली है, इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूं कि आज दिल्ली में जब रैली होती है राहुल गांधी की, तो एक उत्साह के साथ लाखों कांग्रेसी पूरे देश भर से जुटते हैं और कांग्रेस पार्टी के लगभग सभी बड़े नेता उसमें शामिल होते हैं और सबके हमले होते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा हमला होता है वो राहुल गांधी का होता है और राहुल गांधी अपनी हल्ला बोल रैली में हल्ला बोलते हैं किस पर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, सीधे प्रधानमंत्री पर बोलते हैं। अभी किसी ने कहा नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मगर मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूं, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मगर उन दो उद्योगपतियों के समर्थन के बिना नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। मीडिया के समर्थन के बिना नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। और जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे मीडिया हो, प्रेस हो, चाहे हमारी जुडिशरी हो, चाहे हमारा इलेक्शन कमीशन हो, उन सब पर दबाव है, उन सब पर सरकार आक्रमण कर रही है और अटैक करते हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए कहा कि वो देश में घृणा फैला रहे हैं, इससे हमारे देश के दुश्मनों को फायदा हो रहा है, दुश्मन देशों को फायदा हो रहा है। भाजपा और आरएसएस मिलकर देश में किस तरीके से घृणा का माहौल बना रहे हैं, ये वही हालात हैं जो 1947 के पहले बनाए गए थे, जिसके कारण हमारे लाखों हजारों लोग मार डाले गए, उस सांप्रदायिकता की आग में झुलस गए, उस जातिवाद की आग में झुलस गए। और उसको जब खत्म करने की कोशिश की गई तो बीच में कुछ जातिगत दल खड़े हो गए, कुछ धार्मिक दल खड़े हो गए और उन सब का एक गठजोड़ जो था वो कांग्रेस को हटाने के लिए था, क्योंकि कांग्रेस सांप्रदायिकता के खिलाफ थी। कांग्रेस बनाने के लिए देश काम कर रही थी और कांग्रेस सबके लिए काम कर रही थी। तो कांग्रेस का हाथ सबके साथ होता था, यही बात है। उसी नारे को बदल करके नरेंद्र मोदी ने नारा तो दे दिया, लेकिन उन्होंने उनके लिए कुछ किया नहीं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मोदी के खिलाफ जो बोलता है उसे 55-55 घंटे ईडी ऑफिस में बैठना पड़ता है। तो मैं प्रधानमंत्री को यह बताना चाहता हूं कि मुझे ईडी से डर नहीं लगता। रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक करते हुए जो उन्होंने और चीज कही, वो कहा कि कांग्रेस अपने चेहरे के रूप में जिसको भी चाहे आगे करे, लेकिन हम लड़ते रहेंगे चाहे हम जहां रहें। और इसी के लिए हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। तो यात्रा की क्या जरूरत है? यात्रा की यह जरूरत है कि विपक्ष के सामने और कोई रास्ता ही नहीं है, हमें सीधा जनता के बीच में जाना पड़ेगा। मीडिया हमारा नहीं, सांसद में हम बोल नहीं सकते, तो अब कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष के पास सिर्फ एक रास्ता है, जनता के बीच में जाकर
उनको देश की सच्चाई बताना। और इस यात्रा के जरिए तोड़ने वालों को जवाब दिया जाएगा और जोड़ने वालों को हतोत्साहित किया जाएगा। तो तोड़ने वालों को जो जवाब दिया जाएगा और तोड़ने वालों को हतोत्साहित किया जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि क्या राहुल गांधी कहते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि बोलने नहीं देती है मोदी सरकार, और आजकल विपक्ष जब आवाज उठाता है तो जो भी विपक्ष में आक्रामक होता है उसके ऊपर हमले होने लगते हैं, और एक तरह से इंस्टीट्यूशनल हमले होते हैं। और इन हमलों को लेकर के उन्होंने आज किया। उन्होंने यह भी कहा कि कृषि कानूनों को लेकर के किस तरीके से 3 कृषि कानून उद्योगपतियों को ध्यान में लेकर के आए गए। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि कांग्रेस के शासन में भी कुछ शक्तियां जो है उन्हें लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हमने उसे रोक दिया, हमने नहीं आने दिया था, जबकि हमारा दोनों जगह मिलाकर के बहुमत था, लेकिन हमने नहीं होने दिया। आज स्थिति बिल्कुल उलट है, और आज स्थिति यह है कि देश को जो नुकसान हो रहा है, 70 सालों में जो स्थिति बनाई गई थी और उसको बिगाड़ के रख दिया गया है, जो इमारत खड़ी की गई थी उसे तिल तिल तोड़ा जा रहा है। तो यह स्थिति है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को इसके पहले ट्वीट करके भी कहा कि राजा मित्रों की कमाई में व्यस्त, और जब राजा मित्रों की कमाई में व्यस्त होंगे तो प्रजा के दर्द उसे कैसे महसूस होंगे, और ये सारी चीजें कांग्रेस के तमाम नेताओं ने बोला। लेकिन राहुल गांधी ने एक चीज जो बोली, भाजपा का मतलब है बांटना और कांग्रेस का मतलब है जोड़ना। तो उन्होंने कहा कि दोनों में यह एक डीएनए में अंतर है, क्योंकि यही दोनों के निर्माण का आधार है। कांग्रेस जोड़ करके बनी थी, भारतीय जनता पार्टी तोड़ करके बनी। यह उसका इतिहास है, यह उसका डीएनए है। कांग्रेस पार्टी ने जो जीएसटी ला रही थी, वो जीएसटी ऐसा था कि 5 अलग अलग थोप करके नहीं था। उसको इस तरीके से था कि स्मॉल मीडियम बिजनेस के लिए एक हो, किसान मजदूर के लिए एक चीज हो, और बाकी आम जन के लिए, उद्योगपतियों के लिए दूसरे तरह की व्यवस्था, जिससे कि उनसे से ज्यादा पैसा लेकर के अधिक से अधिक आम जन को दिया जा सके, मिडिल क्लास को दिया जा सके, लोअर क्लास को दिया जा सके। तो यह स्थिति है। लेकिन नरेंद्र मोदी के जीएसटी ने क्या किया है, उसने कारोबार तबाह कर दिया है, और इसके कारण ऐतिहासिक रूप से रोजगार और महंगाई पर मार हुई है, और यह देश के लिए, युवाओं के लिए, भविष्य के लिए खतरा है। उनका हमारे लिए सब रास्ते बंद हैं, हमारे लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि जनता के बीच हम जाकर देश को सच्चाई बताएं और जनता की बात को सुने और समझें। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने का फैसला। बीजेपी और आरएसएस के नेता देश को बांटते हैं और जानबूझकर देश में भय पैदा करते हैं, लोगों को डराते हैं और नफरत पैदा करते हैं। अब सवाल उठता है, ये किसके लिए करते हैं और क्यों करते हैं? कि हम जनता के बीच जाएंगे, जनता से बात करेंगे और फिर जनता को बताएंगे कि वास्तविकता है क्या। क्योंकि बीजेपी और संघ के नेता देश को बांटने का काम करते हैं, डर पैदा करने का काम करते हैं, नफरत पैदा करने का काम करते हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जिस तरीके से हो रहा है उससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से देश की विचारधारा, जो हमारे हिंदू धर्म और हिंदू या सनातन धर्म की परंपराएं थी, उन सबको भी तोड़ा जा रहा है, हिंदुस्तान को तोड़ा जा रहा है। हम संविधान के लिए लड़ते हैं, देश के लिए लड़ते हैं, और वो कुछ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए लड़ते हैं। और वो पूंजीपति भी कौन? वही दो, हम दो हमारे दो। कांग्रेस पार्टी जोड़ती है, नफरत मिटाती है, और इस नफरत का खेल खेलते हैं नरेंद्र मोदी। तो पिछले 40 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी नरेंद्र मोदी की देन। पिछले 8 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान को कमजोर करने का काम किया है। जो हमारी आर्थिक शक्ति थी उसको खत्म किया। बेरोजगारी, 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में, वो नरेंद्र मोदी जी की देन है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं
क्या महंगाई से, बेरोजगारी से, नफरत से देश मजबूत होता है क्या? कौन सी दुनिया में नफरत, बेरोजगारी, महंगाई से देश मजबूत होता है? तो उन्होंने कहा कि क्या बेरोजगारी, महंगाई, नफरत से देश मजबूत होता है? इस बात पे आपको सोचना पड़ेगा। बजाय आटे दाल की कीमत को कम करने के नरेंद्र मोदी उसमें आग लगा देते हैं और उनका गैंग किस तरीके से चीजों में बढ़ोतरी करता है। 2010 की 14 की कीमतें देख लीजिए और 2022 की कीमतें देख लीजिए, तो किस तरीके से हर चीज कितना बढ़ गई है आपको खुद दिखाई दे जाएगा। नोटबंदी ने गरीबों की जेब काटी है और अमीरों को फायदा पहुंचाया है। उसने किस तरीके से ब्लैक मनी को वाइट कर दिया, उसके लिए नोटबंदी थी। अमीरों का कर्ज माफ कर दिया गया, लेकिन गरीबों के हाथ में कुछ नहीं दिया गया। तो यही है। और पिछले 8 साल में नरेंद्र मोदी की मेहनत का नतीजा है कि 23 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें भारी गरीबी रेखा से भी नीचे ढकेल दिया गया। तो यह एक सत्य है। हमने 10 साल में जो किया था, नरेंद्र मोदी ने उसे 8 साल में खत्म कर दिया। तो यह स्थिति है। इसके बाद में 27 करोड़ लोगों को 10 साल में कांग्रेस पार्टी ने गरीबी से बाहर निकाला था। उन्हें मनरेगा देकर के कम से कम हक दिया था, भोजन का अधिकार दिया था, कर्ज माफी की गरीब किसानों की। लेकिन इन्होंने आपके ऊपर थोप दिया, उनका कर्ज तोप दिया जो भयंकर कमा रहे हैं और दिन दूना रात चौगुना कमा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि हम किसानों के हितैषी हैं और हमने उसके लिए भूमि अधिग्रहण बिल लेकर के आए जिससे किसानों को अधिक से अधिक मुआवजा मिले। और इसके लिए हमने अपनी सरकार तक को कटघरे में खड़ा किया और हमने अपनी सरकार को भी घेरने से हम चूके नहीं। तो जब यह स्थिति है तो यह अंतर करना पड़ेगा। इसमें यूपीए की सरकार ने किसानों को 70,000 करोड़ रुपए दिए और नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों को काले कानून दिए, उनसे छीनने की कोशिश की। मनरेगा में पूरी तरीके से काम भी नहीं मिल रहा है, 100 दिन की गारंटी थी, लेकिन स्थिति यह है कि लोगों को 1 महीने का भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है, काम नहीं मिल पा रहा है। तो यह स्थिति और यह भारत सरकार के आंकड़े ही बता देते हैं। इसके बाद में उन्होंने एक और चीज कही, देश की जनता जो अपना खून पसीना देती है उसका फायदा चुने हुए लोगों को मिलना चाहिए। उसका फायदा देश के लिए किसान के, मजदूरों, छोटे दुकानदारों को मिलना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी उसका फायदा किसको देते हैं? चंद पूंजीपतियों को, अपने 2 प्रिय पूंजीपतियों। संविधान किसी भी देश की आत्मा होता है, उसे बचाना हर हिंदुस्तानी का काम होता है। और नरेंद्र मोदी क्या करते हैं? जिस संविधान के बूते वो इस पद पर पहुंचे हैं उसी को खत्म करने की कोशिश करते हैं, उसकी आत्मा मारने की कोशिश करते हैं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो भी बोलता है, कहता है, कुछ करता है, उसके खिलाफ ईडी, सीबीआई, आईटी लगा दिया जाता है। और इस तरह की स्थितियां हो तो आप समझिए कि क्या हो रहा है। उन्होंने मीडिया पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा चाहे मीडिया हो, प्रेस हो, जुडिशियरी हो, चुनाव आयोग हो, इन सब में दबाव काम कर रहा है। इन सब पर सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने अतिक्रमण किया है और सबको दबाने का काम किया है। रिपोर्टर्स खबर लिखते हैं लेकिन ऊपर छपती नहीं, और इस कारण अब उन्होंने भी लिखना बंद कर दिया है, दिखाना बंद कर दिया है। तो इन्हीं सब कारणों से जो है भारत जोड़ो यात्रा। इसके बाद में स्थिति यह है, टीवी 2 उद्योगपतियों, 2 अखबारों के 2 उद्योगपतियों के हाथ में पहुंच गए हैं, चाहे टीवी चैनल्स हो और चाहे अखबार हो। और ये 2 उद्योगपति नरेंद्र मोदी के लिए 24 घंटे काम करते हैं और मोदी उद्योगपतियों के लिए 24 घंटे काम करते हैं। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए। हमारे यहां मीडिया के मित्र हैं, इनका काम जनता के मुद्दों को उठाना होता है, मगर ये भी अपना काम नहीं करते हैं। ये अपना काम करेंगे कैसे? क्योंकि मीडिया भी इन्हीं 2 उद्योगपतियों का है। तो आप इसको समझिए। उन्होंने महंगाई को लेकर पूरा ब्यौरा दिया कि मेरे पास आंकड़े हैं। 2014 में
एलपीजी का सिलेंडर 410 रुपए का था, आज 1050 रुपए का है। पेट्रोल 70 रुपए लीटर, आज तकरीबन 100 रुपए लीटर। डीजल 55 रुपए लीटर, आज 90 रुपए लीटर। सरसों का तेल 90 रुपए लीटर, आज 200 रुपए लीटर। दूध 35 रुपए लीटर, आज 60 रुपए लीटर। आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर केजी। तो एक तरफ आपको बेरोजगारी से चोट लग रही है और दूसरी तरफ जबरदस्त महंगाई। आटे से लेके तेल, सिलेंडर, गैस, पेट्रोल के दाम, दूध के दाम, सबके दाम, और उसका वैश्विक रूप से वो भी किया कि तुलना करी कि क्या होनी चाहिए और क्या स्थिति है। तो यह स्थिति है। तो जब यह स्थिति हो तो निश्चित रूप से समाज के लिए, देश के लिए, सबके लिए चिंता का विषय है कि आखिर देश को किस दिशा में ले जा रहा है। तो इसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? तो इसकी लड़ाई सिर्फ कांग्रेस लड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस ही है जो जनता के लिए बनी थी और जनता की लड़ाई लड़ती थी। चाहे आजादी के पहले आजादी की लड़ाई लड़ती थी, उनके हक की लड़ाई लड़ती थी, आजादी के बाद देश को बनाने और उसको एक ऊंचाइयों पर ले जाने की लड़ाई लड़ती, वो समाज को जोड़ने की लड़ाई लड़ती थी। आज क्या हो रहा है? नरेंद्र मोदी सरकार उन्हें प्रोत्साहित करती है जो तोड़ने का काम करते हैं, जो बर्बाद करने का काम करते हैं और जो सिर्फ खुद के फायदे के लिए काम करते हैं। और उस फायदे का नतीजा यह होता है कि उसमें एक बड़ा हिस्सा नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को पहुंचता है। तो सिर्फ जो है एक दुकान बना दिया गया है सरकार को, तो ये राहुल गांधी कहते हैं। और वो कहते हैं हिंदुस्तान का आम नागरिक मुश्किल में है, बहुत दर्द सह रहा है, और जब विपक्ष इन बातों को संसद में उठाना चाहता है तो मोदी सरकार विपक्ष के सांसदों को बोलने नहीं देती या निष्कासित कर देती है। तो यह स्थिति है। तो जब यह स्थिति हो तो निश्चित रूप से भारत जोड़ो की यात्रा शुरू ही करनी पड़ेगी। बेरोजगारी आपको जो दिख रही है वह और आने वाले समय में बढ़ेगी और हमारे यहां योग्य बच्चों की स्थिति, भविष्य सब कुछ खराब होने वाला है। इसलिए हम लड़ने आ रहे हैं और इसलिए हम बोल रहे हैं, क्योंकि हमें दर्द है, क्योंकि हम देश की आजादी की लड़ाई लड़े थे। वो उनको दर्द कैसे होगा जिन्होंने कुछ नहीं किया है, जो उस समय अंग्रेजों के साथ बैठे थे, अंग्रेजों के चारण कर रहे थे। तो यह स्थिति, तो इस तरह की जब स्थिति है और टैक्स का मार किस तरीके से डाली जा रही है, किस तरीके से उसको टैक्स थोप करके सबको दबाया जा रहा है और बर्बाद किया जा रहा है, तो समझिए, क्योंकि उन सारे छोटे धंधों पर भी उन्हीं दो पूंजीपतियों का कब्जा कराना है और इसलिए ऐसा हो रहा है। हमारे किसान समझ चुके थे, इसलिए वो हिंदुस्तान के किसान सड़कों पर आ गए और उन्होंने नरेंद्र मोदी से लोहा लिया। लेकिन हर व्यक्ति तो यह नहीं कर सकता, तो अब कांग्रेस उनके लिए लड़ने निकलेगी, क्योंकि यह उसका फर्ज बनता है। उन्होंने कहा ये किसानों का कर्ज माफ नहीं करेंगे, किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लाएंगे, लेकिन अपने मित्रों, पूंजीपति मित्रों का सारा कर्ज माफ करेंगे, उनको फायदे देंगे, उनके अनुसार से नीतियां बनाएंगे, उनके लिए काम करेंगे। और इसलिए जब ऐसा होता है तो आप समझ सकते हैं। नोटबंदी पर उन्होंने कहा इससे गरीबों को क्या फायदा हुआ, उन्होंने सवाल किया। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, नोटबंदी से गरीबों का फायदा हुआ? गरीबों की जेब से पैसा निकाला, गरीबों को कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई है, और फिर कुछ ही महीनों बाद आपने देखा गरीबों की जेब से पैसा निकाला, गरीबों से कहा गया कि काले धन के खिलाफ लड़ाई है, फिर सरकार ने बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया इसी बहाने से। तो यह बात किसी से छिपी नहीं। तो नरेंद्र मोदी से उन्होंने को कहा कि यह जनता की आवाज सुन ले तो अच्छा है, तूफानों से टकराने का हमने तो प्रण लिया है, तानाशाह अब खबरदार हो जाओ, हमने तुम्हारा घमंड तोड़ने के लिए प्रण कर लिया है। तो राहुल गांधी ने आज सीधे सीधे बोला
इस पर मुझे याद आता है कि कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी एक बात कही थी कि सारा विपक्ष हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 50 सीट लाना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस देश की जनता 62% जनता नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट करती है। सिर्फ 38% वोट पाकर के नरेंद्र मोदी इतनी बड़ी सत्ता लेकर के बैठे। तो इससे आप समझ सकते, इसलिए इसको समझना होगा कि किस तरीके से सरकार चले। यही वजह है कि जहां जहां गैर भाजपा सरकार है वहां पर नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी हमला करते हैं और उन्हीं पर हमला करते हैं, वहीं उन्हें दोष नजर आते हैं, शेष जगह उन्हें सब चंगा सी। जब यह स्थिति होती है, तो जब डरावना माहौल हो, सब कुछ हो, तो उस स्थिति में जनता के बीच जाना बेहद जरूरी है और हम वही करने जा रहे हैं। और इसको लेकर के राहुल गांधी ने जो कहा, आप भी सुनिए। अब एक चीज साफ है कि लड़ाई आर पार की होने जा रही है और फिर से एक बार गांधी की तरह, नेहरू की तरह या जयप्रकाश नारायण की तरह या लोहिया की तरह, जैसे भी कहें, अब एक आंदोलन की लड़ाई होनी है और यह आंदोलन उस सरकार के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ होगा जो जनता के खिलाफ। इसके साथ मैं अपनी चर्चा समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।